एनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बढ़ती जनसंख्या और कम होते रिसोर्सेज के बीच आने वाले समय में हम प्रोटीन की जरूरत कैसे पूरी करेंगे? और अगर इसका हल किसी छोटे से कीड़े में छुपा हो तो? बिल्कुल, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप लूपवॉर्म ने न सिर्फ इस बारे में सोचा बल्कि कर दिखाया है। रेशम और ब्लैक सोल्जर फ्लाई जैसे कीड़ों का इस्तेमाल करके न सिर्फ हाई क्वालिटी सस्टेनेबल प्रोटीन तैयार कर रहे हैं बल्कि वेस्ट को भी रिसोर्सेस में बदल रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नेचर का एक ऐसा मेल है जो फूड इंडस्ट्री से लेकर एनिमल फीड और यहाँ तक कि कॉस्मेटिक तक बदलने की क्षमता रखता है। आज हम बात करेंगे लूपवॉर्म के को-फाउंडर अंकित बगड़िया से और जानेंगे कि कैसे एक आइडिया ये आया और इसका सफ़र कैसा रहा, एक मिशन, और कैसे ये स्टार्टअप कीड़ों से सोना बनाने की तरफ बढ़ रही है। हाय अंकित, वेलकम ऑन द शो। सबसे पहला सवाल तो ये होगा अंकित, लूपवॉर्म की शुरुआत कैसी हुई? क्या कोई ऐसा इंसिडेंट या प्रॉब्लम जिसने इसको ट्रिगर किया? धन्यवाद श्रेया जी, मुझे बुलाने के लिए और अपने व्यूअर्स से जोड़ने के लिए। लूपवर्म की शुरुआत मैंने और मेरे को फाउंडर अभी ने हमारे आईआईटी रुड़की के इंजीनियरिंग जर्नी में करी थी। वहाँ पे हमने नोटिस किया कि जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, जो एनिमल एग्रीकल्चर करते हैं, बेसिकली जो पशुओं की खेती करते हैं, उन्हें अपने फीड में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। पूरी दुनिया को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो जब हम प्रोटीन डालेंगे सिस्टम में तभी प्रोटीन निकलेगा। तो उस वजह से हमने देखा कि कीड़ों में बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन दिया गया है एंड हमें लगा कि अगर हम कीड़ों से प्रोटीन निकाल पाएँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, ना ना कि बस जो पशुपालन करने वाले हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए, बट ऑल्सो सबके लिए, बिकॉज़ ये बहुत ही एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा। बिल्कुल अंकित, चलिए थोड़ा बिजनेस समझते हैं और मुझे ये बताइए कि कीड़ों से प्रोटीन बनाने का सफ़र कैसे चलता है? क्या प्रोसेस है इसका पूरा? हम सबसे पहले जो कीड़े हैं जैसे सिल्कवर्म हो गया या ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वे हो गया, उसको सुखाते हैं। गर्म हवा के मदद से उसको सुखाया जाता है, उसमें से जो पानी है वो उड़ाया जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही हम एक सोयाबीन को या एक ग्राउंडनट को हम प्रोसेस करते हैं, वैसे उनसे तेल निकाला जाता है। कीड़ों में 50% प्रोटीन, 30% तेल है। तो जब हम उनसे तेल निकाल लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन जो बच जाता है, जो सॉलिड बच जाता है, उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है और वो जो प्रोटीन कंटेंट है, वो 65 से 70% चला जाता है। वो जो 65 से 70% प्रोटीन है, उसको फिर हम पाउडर कर लेते हैं ग्राइंडिंग करके, और जो तेल है, उसको हम रिफाइन कर लेते हैं। इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओके, बिजनेस तो समझ लिया, प्रोडक्ट समझ लिया अंकित, लेकिन सवाल ये कि जब आप भारत जैसे देश में एनिमल बेस्ड, इंसेक्ट बेस्ड रैदर प्रोटीन बनाने का सोचते हैं तो काफ़ी आईब्रोज रेज होते हैं। इस परसेप्शन बैरियर को आप कैसे देखते हैं? एक बड़ा चैलेंज नहीं लगता आपको ये? नहीं, बिल्कुल है। इसीलिए हमने ये सोचा कि डायरेक्टली अगर हम ह्यूमन्स में ना डालें, इंसानों के लिए अगर फूड प्रोडक्ट ना बनाएँ, बट जो इंसानों के लिए खाना बनाते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई, झींगे हो गए, जैसे श्रिम्प्स हैं, या पोल्ट्री हो गए, उनके खाने के लिए अगर हम प्रोटीन देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट बेनिफिट जो कि है, वो इंसानों पे भी जाता है। बिकॉज़ अगर आप देखेंगे कि एक मछली, एक मुर्गी नेचर में कीड़े खाने के लिए बनी थी। तो उनके लिए वो बेस्ट न्यूट्रिशन है और उसके कारण हमारे किसान भाइयों को बड़ा ही फ़ायदा होता है, बिकॉज़ उसके कारण फ़ार्म में जो डेथ्स है, मोर्टेलिटी है एनिमल की, वो कम हो जाती है और ऊपर से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो डुअल बेनिफिट निकल के आता है हमारे प्रोडक्ट के यूज़ से, जो कि हम सीधा फीड मैन्युफैक्चरर को देते हैं। जो जो कंपनी फीड बनाती है पशुओं की, आप उन्हें ये हम कह रहे एज़ हैं एन कि इंग्रीडिएंट देते हैं। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आपका ये प्रोटीन नहीं है, ये आप एनिमल फीड, एक्वा फीड के लिए ये प्रोटीन बनाते हैं आप, राइट?
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम एक्वा फीड पे फ़ोकस करते हुए इस हम्म। प्रोडक्ट को पोज़ीशन कर रहे हैं मार्केट में। अच्छा, तो रेवेन्यू कौन से सेगमेंट से ज्यादा आता है आपको भी फिलहाल? सो हमारे 3 मेजर रेवेन्यू सेगमेंट हैं आज के दिन। हम श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर जो झींगे की फीड बनाते हैं, हम्म। उनमें इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल करते हैं। इसके अलावा हमारे एक्सपोर्ट मार्केट्स भी ओपन अप हुए हैं। हम पेट फूड में यूरोप में बेचते हैं और सैमन इंडस्ट्री में भी बेचते हैं ग्लोबली। ओके, तो ग्लोबली भी आपने अभी अपनी पकड़ बना रखी है, और क्या एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं आप भारत में? कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक आपका भी प्लानिंग है, या फिर फोकस आपका ज़्यादा अब्रॉड ही होगा? अब हमारा दोनों तरफ ही फ़ोकस है, जहाँ पे भारत में हमें एक लोकल मार्केट मिलती है, वॉल्यूम मिलती है, वहीं पे हमें ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में अपसेल करने की या एक अच्छे बेटर रेट पे बेचने की अपॉर्च्युनिटी मिलती है। इसके अलावा जो हमारा एक्सपेंशन प्लान है, वो है एनिमल न्यूट्रिशन के अलावा हम पेप्टोन बना रहे हैं, जो कि सेल कल्चर मीडिया इंडस्ट्री में जाता है। जिन्हें भी वैक्सीन बनाना है, बायोलॉजिकल बनाना है, प्रोबायोटिक्स बनाना है, उसके लिए जो सेल्स कल्टीवेट करने हैं, उसमें ये पेप्टोन का प्रोडक्ट जाता है, तो ये बायोफ़ार्मा इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारी एक बहुत ही रीसेंट ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी हमने उस डेवलप करी है, जिससे कि हम डायग्नोस्टिक किट्स जो जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट हो गए, उसमें जो प्रोटीन जाता है या जो वैक्सीन्स बनाने के लिए जो रिसर्च होती है, उसमें जो एंटीजन जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर जाते हैं, वो उस तरह की चीज़ें हम अपने कीड़े के अंदर बना सकते हैं, जिसके कारण उसका जो खर्चा है, जो कॉस्ट है, वो 10 गुना से भी कम हो सकता है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग अंकित। आप लेट्स टॉक नंबर नाउ। आपने 2019 में शुरुआत की थी, तो अभी रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है? क्या अभी आप प्रॉफिटेबल हैं? नहीं, अभी हम प्रॉफ़िटेबल नहीं हैं। हमारी फैक्ट्री जो है वो पूरी प्रॉफ़िटेबल है, बट कंपनी लेवल पे हम अभी प्रॉफ़िटेबल नहीं हैं। हमारे ग्रोथ के कॉस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे आर-एन-डी के एक्सपेंसेस अभी हैं, हम मार्केट एक्सपेंशन कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो वहाँ पे हम अभी इन्वेस्टर्स से जुटाया हुआ पैसा यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ताकि हम अपना रेवेन्यू ग्रोथ कर सकें। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने सबसे पहले रेवेन्यूज़ किए हैं, करीब-करीब 5 करोड़ के रेवेन्यूज़ किए हैं हमने उस समय, एंड इस साल हमारा मंशा है कि हम उसको 3 से 4 गुना से बढ़ाएँगे। ओके। अब वैसे अंकित, इस इंडस्ट्री में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? कौन-कौन से कंपनीज़ है? साथ ही उनसे लूपवॉर्म कैसे अलग है? हमारे जो सारे कॉम्पिटिटर हैं वो मेजरली ग्लोबल हैं। जो ज़्यादा बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं वो यूरोप में, यूएस में और चाइना में बेस्ड हैं। इंडिया में ये इंडस्ट्री बहुत ही नई है अभी, कीड़े से प्रोटीन बनाने वाली। हम इसमें सबसे आगे चल रहे हैं। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो या तो दूसरे तरह के कीड़े यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे कि मीलवर्म हो गए या ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वे हो गए। हम मेजर फ़ोकस करते हैं सिल्कवर्म पे, वहाँ हम अलग हैं। सिल्कवर्म जो कीड़ा है उसमें प्रोटीन और फैट जो कि 10 से 15% से ज़्यादा होता है बाकी कीड़ों के कंपैरिजन में। तो इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो बेटर क्वालिटी का आता है, ज़्यादा प्रोटीन का आता है। जो सिल्कवर्म का फैट भी है, उसमें ओमेगा 3 35% के आसपास होता है। तो ओमेगा 3 के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छा होता है, चाहे वो इंसानों के लिए हो, चाहे वो जानवरों के लिए हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देता है। इसके अलावा जो हमारा मॉडल है, इसमें हम पार्टनर करते हैं कीड़े उत्पादक जो करते हैं उनके साथ। हम खुद खेती नहीं करते हैं कीड़ों की। हम बेसिकली पार्टनरशिप भी मॉडल मेरा में इसी काम पे था करते हैं। अगला अंकित जी, ये फार्मर्स के साथ आपका टाई अप है, तो आप उनको कैसे केटर करते हैं, और इस मोर्चे पर आपकी और आगे की प्लानिंग क्या है? हमारा जो अभी मॉडल चल रहा है, हमने लास्ट 1 डेढ़ साल से काफ़ी लोगों के साथ में पार्टनरशिप करी है। तो उसको देख के और भी जो सप्लायर हैं वो खड़े हो रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे एक कंपनी लूपवर्म है जो कि हमसे कीड़े खरीद लेगी। तो वो उस एक्टिविटी को एक बिज़नेस जैसा देख रहे हैं। तो इस वजह से हमें एक वर्ड ऑफ माउथ का रीच मिल रहा है, कि लोग ही जाके बता रहे हैं दूसरे लोगों की ये एक्टिविटी कर लो, और एक लूपवर्म नाम की कंपनी है जिनसे आप पार्टनरशिप कर सकते हो। इंटरेस्टिंग अंकित। अच्छा अंकित, मैं पढ़ रही थी आपने $3.25 मिलियन प्री सीरीज ए फंडिंग में जुटाया है। ये मनी आप कहाँ डिप्लॉय करेंगे? प्रोडक्ट बेस्ड फोकस करेंगे या आर एन डी पे खर्च करेंगे? इसका जो हमने 3.25 मिलियन यानी कि 27 करोड़ रुपए के आसपास जो उठाए हैं हमने,
उसमें से एक बहुत ही मेजर चंक ऑलमोस्ट 50 टू 60% जो है वो हमारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बिजनेस में जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम जो बायोफार्मा के लिए जो प्रोटीन चाहिए होते हैं, डायग्नोस्टिक्स के लिए, एनिमल्स के लिए या ह्यूमंस के लिए दवाइयाँ बनाने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो और स्ट्रेंथन होएगी, तो हम R&D में एक्सपेंस करेंगे। उसमें हम एक नई फैसिलिटी खड़ी कर रहे हैं जिससे कि हम कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और हम रेगुलेटरी और पेटेंट फाइलिंग, ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग के अंदर में भी उसमें खर्च करेंगे। इसके अलावा जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो एनिमल न्यूट्रिशन वाला बिजनेस है, उसमें हमारा जो खर्च होगा वो ग्लोबल एक्सपेंशन पे होगा, जहाँ पे हम डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जैसे कि यूएस, यूरोप, जापान, इवन साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में एक्वाकल्चर और पेट फूड के अंदर में हमारे इंटरनेशनल सेल्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके। वैसे अंकित, हालांकि आपने थोड़ा सा जिक्र किया ह्यूमंस न्यूट्रिशन के पे भी फोकस करेंगे आप, लेकिन अभी तो फिलहाल आप एक्वाफीड और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो क्या आगे चलकर आप ह्यूमंस के लिए भी कुछ प्रोटीन के सोर्स लेकर आएंगे? वहाँ पर भी पैर पसारने का सोचा है आपने? नहीं, हम ह्यूमन में फूड को टारगेट नहीं करेंगे। हमारा जो मोटिवेशन है वो ये है कि ह्यूमन्स के लिए जो डिसीज़ डायग्नोस्टिक्स की किट्स बनती हैं, या बेसिकली जो डिसीज़ेज़ जानने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है, उसके लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए होता है। उस डायग्नोस्टिक्स के अंदर में हम कदम रखेंगे। इसके अलावा जो डिसीज़ेज़ के लिए दवाइयाँ बनाने के लिए जो रिसर्च होती है, जो बायोफ़ार्मा कंपनियाँ रिसर्च करती हैं, ड्रग डेवलपमेंट करती है, उन्हें जो नापने के लिए, प्रोटीन नापने के लिए, अपनी वैक्सीन की शक्ति नापने के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उन किट्स के अंदर में जो प्रोटीन जाता है, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करें। ओके। अच्छा अंकित, जब आपने लूप वॉर्म बनाने का सोचा, तब कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए, और अभी भी लगता है आपको कि एक बड़ी चुनौती हो सकती है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। चुनौतियाँ तो बहुत देखी है हमने। जैसे कि हमने कहा कि हम सबसे पहले थे जिन्होंने इस स्केल पे इंडिया में इंसेक्ट प्रोटीन का काम करने की कोशिश करी। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें हमारे सामने आई थी वो ये थी कि इंडिया में मशीन मैन्युफैक्चरर नहीं थे इस चीज़ को बनाने के लिए, तो हमें वो मशीनरी खुद डिज़ाइन करनी पड़ी है, खुद ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ी है। जिसके जिसके अंदर हमारा R&D का काफ़ी टाइम और पैसा लगा था पहले के टाइम, बेसिकली 21, 22 में। ये पहला चैलेंज था। ये चैलेंज हमें आगे भी आता दिख रहा है, बिकॉज़ आगे भी जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे ये वो कीड़ों से ही बनेंगे। तो और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, वो नई है। जो सेकंड चैलेंज आता है हमें, वो आता है हमारे हायरिंग साइड पे, जहाँ पे हमें सही टैलेंट, एंटरप्राइजिंग टैलेंट जो है वो अट्रैक्ट करना होता है अपनी कंपनी के तरफ। बिकॉज़ कीड़ों पे बहुत ही कम लोगों ने काम किया है। इस वजह से क्या होता है कि हमें दूसरी इंडस्ट्रीज़ से लोगों को ला के उन्हें ट्रेन करना पड़ता है हमारे कामों पे। तो वो एक दूसरी चैलेंज आती है। जो तीसरा चैलेंज है, वो आता है हमारा, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, पुराने मार्केट्स में हम सर्व कर रहे हैं, तो बेसिकली नए तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमें कस्टमर्स को कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं, आप ये ट्राई करके देखिए, बिकॉज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट आएगा। तो वो जो बैरियर है, जो बेसिकली मेंटल बैरियर है, वो तोड़ने के अंदर में तीसरा चैलेंज आता है। बिल्कुल अंकित, आपने कहा कि मशीनरी में आपको शुरुआती दौर में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो आपने भारत में ही हेल्प लिया या फिर आप विदेश से हेल्प ले रहे हैं? अभी कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नेविगेट कर रहे हैं इस चैलेंज को? हमारी जितनी भी मशीनरी की डिज़ाइन है, वो सब हमने खुद करी है और इंडियन मैन्युफैक्चरर से बनवाया है। सारी की सारी मशीनें इंडिया से आई हुई हैं। क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। सो एसेंशियली हमने जो पायलट स्केल पे जो मशीनरी बनाई थी, उसी के डिज़ाइन के बेसिस पे हमने अपनी मशीनरी बनवाई है और आगे भी बनवाते रहेंगे। ओके। अभी अंकित, अंदाज़ा दे पाएंगे ये जो इंसेक्ट बेस्ड प्रोटीन है, इसका मार्केट साइज क्या है ग्लोबली और इंडिया में भी फिलहाल? सो अगर इंसेक्ट प्रोटीन का अगर आप मार्केट देखेंगे, जो एनिमल न्यूट्रिशन प्लस पेट न्यूट्रिशन का ग्लोबल मार्केट है, वो $20 बिलियन के आसपास का मार्केट है। तो मोटा मोटी 16,000 करोड़ रुपए हो गए। तो बहुत बड़ा मार्केट है इसका एनिमल न्यूट्रिशन में ही। इसके अलावा जो हम अभी डायग्नोस्टिक्स में और बायोफार्मा इंडस्ट्री के हिसाब से जो देख रहे हैं, उसका तो ग्लोबली मोर देन $100 बिलियन का मार्केट है। तो बहुत बड़े मार्केट साइज को हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू।
तो ग्रोथ पोटेंशियल है अभी। अच्छा ये बताइए अंकित, कितने प्लान्स हैं अभी आपके इंडिया में और एक्सपेंशन का क्या अभी आपकी प्लानिंग चल रही है? अभी हमारी एक फैक्ट्री है जो बैंगलोर के नॉर्थ बैंगलोर में हमारी फैक्ट्री है। 6000 मीट्रिक टन की ISO HACCP GMP सर्टिफाइड फैसिलिटी है, 20 कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर सकती है। तो उस फैसिलिटी को हम अभी यूटिलाइज कर रहे हैं अराउंड 20 से 25% कैपेसिटी पे। इसको हम अभी बढ़ाएंगे, आगे के 2 से 3 साल के अंदर में फुल कैपेसिटी पे लेके जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने की, उसकी हम एक फैक्ट्री अब लगाएंगे जो कि नेक्स्ट 1 से 2 साल में चालू हो जाएगी। ओके, तो वैसे हालांकि थोड़ा आपने मेरे अगले सवाल का उत्तर दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में जानना चाहूँगी, अगले 5 साल में आप लूपवर्म को कहाँ देखते हैं? अगले 5 साल में हम लूपवर्म को 2 जगह पे लीडरशिप पोजीशंस पे देखते हैं। फर्स्ट हो गया एनिमल न्यूट्रिशन में जो सस्टेनेबल प्रोटीन की मार्केट या सस्टेनेबल प्रोटीन की डिमांड आ रही है, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा अफोर्डेबल, ज़्यादा एक्सेसिबल प्रोटीन चाहिए, वो भी सस्टेनेबिलिटी के साथ। वहाँ पे हम ग्लोबली एक बड़े नाम बन जाएंगे, टॉप 5 में रहेंगे हम इंसेक्ट प्रोटीन में फॉर श्योर। सेकेंडली जो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का जो बिजनेस है वो पिकअप कर चुका होगा, जहाँ पे हम डायग्नोस्टिक स्पेस के अंदर में एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ 4 या 5 प्रोटीन्स के साथ। ओके, बहुत शुक्रिया अंकित, आज हमारे साथ आप जुड़े और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज़ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ब्रांडवर्क्स टेक्नोलॉजीज ने $7 मिलियन यानी कि लगभग 58 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। ये फंडिंग सीरीज ए राउंड में हुई। अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म कैक्टस पार्टनर्स ने इस राउंड को लीड किया। इस राउंड में गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड, लेगेसी एसेट्स और हीरा ग्रुप ने भी हिस्सा लिया। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाने, ग्लोबल मार्केट में एंट्री करने और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने में करेगी। वर्ल्ड क्लास इनोवेशन भारत में सोचा, डिज़ाइन किया और बनाया जा सकता है और फिर दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। इसी बात को फाउंडर्स साबित करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर अल्ट्रा वायलेट ऑटोमोटिव ने करीब 172 करोड़ की फंडिंग जुटाई। इसमें जापानी डीप टेक इन्वेस्टर TDK वेंचर्स का स्ट्रैटेजिक निवेश भी शामिल है। इस फंडिंग राउंड में मौजूदा निवेशक जोहो कॉरपोरेशन और लिंगोटो ने भी हिस्सा लिया। कंपनी देश में अपनी रिटेल मौजूदगी तेजी से बढ़ा रही है और फाइनेंशियल ईयर 26 तक 100 शहरों में स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा है। इस साल के शुरुआत में अल्ट्रावायलेट ने यूरोपियन मार्केट में भी एंट्री की। कंपनी को कई बड़े निवेशकों का समर्थन मिला है, जिनमें क्वालकॉम वेंचर्स, स्पेशली इन्वेस्ट और TVS मोटर्स कंपनी शामिल है। इसके अलावा स्विगी के को फाउंडर और CEO श्री हर्ष मजेती और क्योर फूड्स के को फाउंडर अंकित नागोरी जैसे नामी निवेशक भी जुड़े हुए हैं। लग्जरी ब्यूटी और हॉस्पिटैलिटी ब्रांड किमेरिका ने लगभग 125 करोड़ की फंडिंग कार्निलियन एसेट मैनेजमेंट LLP से जुटाई है। कंपनी का लक्ष्य है कि अगले 3 से 4 साल में अपनी सालाना रेवेन्यू 300 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ तक पहुंचाना। इसके लिए कंपनी अपने B2B हॉस्पिटैलिटी बिजनेस किमेरिका हंटर और डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड किमेरिका लाइफस्टाइल को और मजबूत करेगी। 2013 में मोहित जैन, रजत जैन, किमी जैन और रिका जैन ने किमेरिका की शुरुआत खुद के फंड लगाकर की थी। आज कंपनी 70 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है और मैरियट, हिल्टन, हयात, एकॉर, लीला और एयर इंडिया जैसे 10,000 से ज़्यादा लग्जरी होटल्स और एयरलाइंस को सप्लाई करती है। क्विक सर्विसेज प्लेटफॉर्म प्रोंटो ने सीरीज ए राउंड में $11 मिलियन यानी कि करीब 92 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। इस राउंड को जनरल कैटलिस्ट और ग्लेड ब्रुक कैपिटल ने लीड किया और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर बेन कैपिटल वेंचर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। 2024 में लॉन्च हुआ प्रोंटो ट्रेंड और बैकग्राउंड वेरीफाइड वर्कर्स मुहैया करते हैं, जो घर की सफाई, कपड़े धोना और बर्तन धोना जैसे ऑन डिमांड सर्विसेज देते हैं। कंपनी शिफ्ट बेस्ड मॉडल पर काम करती है, जिससे वर्कर्स को
प्रेडिक्टेबल इनकम मिलती है और ग्राहकों को 10 मिनट से भी कम समय में सर्विसेज मिल जाती है। टोरंटो फिलहाल इंस्टेंट, शेड्यूल्ड और रेकरिंग बुकिंग जैसे 3 तरह की बुकिंग देता है। लग्जरी वेकेशन रेंटल प्लेटफॉर्म एलिवास ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में करीब 87 करोड़ जुटाए हैं। इस निवेश को वर्टेक्स वेंचर्स, साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया ने लीड किया। इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स पीक एक्सवी पार्टनर्स, सर्च और 314 कैपिटल ने भी इसमें हिस्सा लिया। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल भारत में विस्तार, ग्लोबल मार्केट में एंट्री की तैयारी और टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेशंस बढ़ाने में करेगी। कंपनी का फोकस भारत के प्रमुख लीजर और बिजनेस ट्रैवल डेस्टिनेशंस में अपनी मौजूदगी मजबूत करना और कुछ सिलेक्टेड इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेने पर है। एलिवास अपनी टेक्नोलॉजी कैपेसिटी को बढ़ाकर ऑपरेशंस और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना चाहती है। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़।